हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द करियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी भी जानते होंगे कि साइंस का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्ज़ाम में सेम ही होता है। और इस सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चन को करते हैं और ये सीरीज़ रोज़ रात 8 बजे आती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन, जहाँ 2,25,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं पहले से। और आप हमसे ये टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्रतिबल का बीमा क्या होगा। अब हमसे पूछा गया है प्रतिबल का बीमा क्या होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रतिबल बोलते किसको है। तो देखिए, प्रतिबल जो होता है वह दाब को ही बोला जाता है, ठीक है। और दाब का फॉर्मूला भी जानते होंगे आप लोग कि दाब का फॉर्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल को क्या बोलते हैं, न्यूटन, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बल का फॉर्मूला हम पूरा तोड़ के ही लिख देते हैं कि जैसे बल, ऊपर में बल आया, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है। तो बल को एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है एम में, और क्षेत्रफल एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि बल को हम लिख सकते हैं एम ए और क्षेत्रफल को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब देखिए, एम मतलब मास को केजी से डिनोट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर। तो ये एक एम से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या आया, यहाँ देखिएगा कि क्या आ गया, केजी। ये नीचे वाला एम ऊपर जाएगा तो पर मीटर, और जो सेकंड है सेकंड पे पावर -2, ठीक है। इतना समझ गए। अब लास्ट ये देखिए कि क्या हो जाएगा। अब लिखते हैं केजी को लिखते हैं, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं विमा लिखने के लिए, मास को करते हैं एल से, और मास बोल रहे मतलब ये मीटर, लेंथ को ये एम जो होता है लेंथ, ठीक है। और समय को करते हैं टी से। तो देखिए मास पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। और देखिए एम मतलब लेंथ पर देखिए -1 है, तो एल पे हम -1 दे देंगे। और देखिए समय पे -2 है पावर जो है, तो टी पे हम -2 देंगे। अब यही ऑप्शन में देखेंगे कि है कहीं पे एम का पावर कुछ नहीं होना चाहिए, एल का पावर -1 और टी का पावर -2। तो देखिए बी ऑप्शन में एम पर कुछ नहीं है, एल का पावर -1 और टी का पावर -2, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ये प्रतिबल बराबर दाब होता है और इसका फार्मूला हमको याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सब फार्मूला को याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वत्रीय गुरुत्वीय स्थिरांक का SI मात्रक। तो सर्वत्रीय गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है किसको बोलते हैं। तो देखिए, जब भी फोर्स का फॉर्मूला लिखते होंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, कैपिटल G m1 × m2/r², यही लिखते हैं। तो इसमें जो ये कैपिटल G है इसी को बोला जाता है सर्वत्रीय गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है। तो हम सर्वत्रीय गुरुत्वीय स्थिरांक क्या लिख सकते हैं, G बराबर F × r²/m1 m2, ठीक है। अब यहाँ से हम सिर्फ फोर्स को अब यहाँ देखिए कि फोर्स को हम न्यूटन लिख सकते हैं, और मतलब r² मतलब ये तो दूरी ही है, r जो होता है ये तो दूरी है, तो दूरी के लिए मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, r² मतलब मीटर स्क्वायर। और नीचे देखिए मास, दो मास है, तो 2 मास को हम केजी लिख सकते हैं, केजी, ठीक है। तो केजी को स्क्वायर गुना करेंगे तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो केजी का स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा पावर,
तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सी ऑप्शन में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, सी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया हमारा मात्रक, यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए मेन चीज़ होता है फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग ना यूनिट निकाल सकते और ना ही विमा मतलब डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति का विमा क्या होता है। अब आवृत्ति क्या होता है, तो साउंड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी होता है वह एन लेमडा के बराबर होता है, जहाँ भी होता है वेग, एन होता है आवृत्ति और लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आवृत्ति, तो यहाँ से हम आवृत्ति एन बराबर निकाल लेते हैं कि v बाई लेमडा। ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो होता है तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य तो एक तरह से ये डिस्टेंस ही है, दूरी ही है, तो इसको m से डिनोट करेंगे। तो देखिए m से m कट गया, बच गया क्या, s⁻⁻1। तो ठीक है, यहाँ पे m भी नहीं है और l भी नहीं है, सिर्फ देखिए m तो होता है द्रव्यमान के लिए, l होता है दूरी के लिए और t होता है समय के लिए। तो यहाँ पे तो m है नहीं, द्रव्यमान तो है नहीं, लेंथ भी नहीं है कुछ, तो लेंथ भी 0, द्रव्यमान भी 0, सिर्फ टाइम है, सेकेंड है, तो टाइम के लिए -1 पावर हो जाएगा, m⁻0, l⁻0 और t⁻−1। तो देखिए डी ऑप्शन में m⁻0, l⁻0 और t⁻−1 ये हो जाएगा। तो इसके लिए भी ये फार्मूला हमें जानना जरूरी था, तभी निकाल सकते थे आवृत्ति का बीमा। तो ठीक है, फार्मूला ये सब याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन दिखा दिए कि बीमा और मात्रा कैसे निकाला जाता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा टाइप से। देखिए कार्बनिक पदार्थ में, अब देखिए कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें किस किस चीज़ से वो बना होता है। अब देखिए कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या, जैसे मान लीजिए चीनी, शुगर, ये सब तो कार्बनिक पदार्थ है। जैसे चीनी ही का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, और भी चीज़ हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए केवल कार्बन नहीं, केवल हाइड्रोजन भी नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, कार्बन हाइड्रोजन तो है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन भी तो है, तो इसमें तो पूरा ऑप्शन ही नहीं दिया है। कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्व, अन्य चीज़ भी होता है। तो हाँ, तो ये बात सही है, कार्बन, हाइड्रोजन, और देखिए इसमें ऑक्सीजन भी है। और अन्य में क्या, नाइट्रोजन, जैसे प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है, जैसे प्रोटीन का लिखें तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्व से मिलकर बना होता है कार्बनिक पदार्थ जो होता है। ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज का फार्मूला है या फिर चीनी का फार्मूला ही बोल, शुगर का फार्मूला ही बोल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए लेपन करते हैं। अब देखते होंगे कि लकड़ी में दीमक लग जाता है, तो उसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस पर जिंक क्लोराइड का हम लेप चढ़ा देंगे, मतलब उससे जिंक क्लोराइड से हम उसको पेंट कर देंगे। लकड़ी में का भी कोई भी चीज़ जैसे रहेगा, दरवाज़ा ही रहेगा, तो उसको जिंक क्लोराइड से पेंट कर देंगे, जिससे उस पर दीमक जो लग जाता है, लकड़ी ख़राब कर देता है, वो नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसका होगा। अब गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होने के लिए क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv², यही होता है। तो देखिए हाफ तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होगा। देखिए यदि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा दे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, वेलोसिटी को घटा दे तो गतिज ऊर्जा घट जाएगा। तो मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा होने के लिए वेलोसिटी होना ज़रूरी है, और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जिसका वेलोसिटी कम होगा उसका गतिज ऊर्जा कम होगी। तो हम देखते हैं कि इन सब में किसका गति ज़्यादा है। देखिए सबसे कम गति होता है ठोस का जो गति होता है उसके बीच का पार्ट, जैसे मान लीजिए ये लोहा का कोई है, तो इसका पार्टिकल जो है एकदम पास में होगा। ठीक है, सबसे कम गतिज ऊर्जा उसका होता है द्रव का। अब मान लीजिए एक गिलास पानी है, इसका जो पार्टिकल होगा थोड़ा दूर होगा। अब होगा गैस का, इसका जो जैसे सिलेंडर होता है, तो इसमें जो
पार्टिकल होता है वो द्रव से भी थोड़ा दूर दूर में होता है। उसके बाद आता है प्लाज्मा, ठीक है। इसका जो पार्टिकल होता है काफ़ी दूर दूर होता है, काफ़ी दूर दूर। तो देखिए जब ये एकदम पास पास में पार्टिकल होगा तो इसको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, ज़्यादा स्पीड से ये वेलोसिटी नहीं कर सकती, ज़्यादा स्पीड से ये इसका पार्टिकल इधर उधर नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा ज़्यादा कर सकता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ करेगा? प्लाज्मा में, क्योंकि इसका पार्टिकल इतना दूर है कि ये लोग आसानी से अपना मोशन कर सकता है, आसानी से ये सब जो पार्टिकल है मोशन कर सकता है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा घना रहेगा, जैसे पार्टिकल पास में रहेगा, उसमें तो आसानी से वो मोशन नहीं कर सकता है, लेकिन जहाँ पार्टिकल दूर दूर रहेगा उसमें आसानी से मोशन कर सकता है। तो सबसे दूर होता है पार्टिकल प्लाज्मा में, तो सबसे दूर जो पार्टिकल होता है वो प्लाज्मा में होता है। तो इसका गति ज़्यादा होगा पार्टिकल का, और गति ज़्यादा होगा तो हम अभी ही बताए थे कि जिसका गति ज़्यादा होता है उसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो इससे पता चलता है कि प्लाज्मा का गतिज ऊर्जा जो होगा ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यदि प्लाज्मा नहीं होता तो सेकंड हो जाता गैस, देखिए इधर से देखिए गैस, फिर हो जाता द्रव, फिर ठोस, लेकिन हमसे पूछा है सबसे अधिक इसमें से, तो प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को जब केरोसिन में रखा जाता है तब क्या होता है? तो देखिए सोडियम को, ये भी बात जानते हैं कि सोडियम को हम लोग केरोसिन में ही रखते हैं। केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर सोडियम को हम ऐसे ही बाहर खुला वातावरण में रख दें तो आग लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो सोडियम को अगर ऑक्सीजन के संपर्क में ला दे तो अभिक्रिया कर लेती है। तो केरोसिन में क्यों रखते हैं? ताकि वो अभिक्रिया ना करे। तो सोडियम को जब केरोसिन में रखेंगे तो अभिक्रिया करेगी ही नहीं, तो भौतिक परिवर्तन या तापीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कुछ होगा ना। वो अभिक्रिया नहीं करने के लिए तो हम लोग केरोसिन में रखते हैं। सोडियम को अभिक्रिया ना कराने के लिए ही तो केरोसिन में रखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा, जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो दिए थे, जो लवेसी साहब ने दिए थे। इसका लवेसी साहब ने दिए थे। कब दिए थे? 1889 में दिए थे, और ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। 1889 में लवेसी साहब ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक निश्चित अनुपात का ही सिद्धांत पूछता है, हम लिखवा दे रहे हैं। देखिए निश्चित अनुपात का सिद्धांत कौन दिए थे? जोसेफ प्राउस्ट। ये निश्चित अनुपात का जो सिद्धांत है जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे, जोसेफ प्राउस्ट जी ने दिए थे, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का दिए थे लेवेसी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरने के दौरान डैश होगी, क्या होगी? अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ से इसको हम ऊपर से नीचे गिरा रहे, तो उसके दौरान क्या होगा? देखिए दो ऊर्जा होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला अभी हम बताए थे कि 12mv², और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो देखिए अगर हम हाइट पर है तो हम में क्या है? अगर हाइट है, देखिए इसमें हाइट का ज़रूरत नहीं, इसमें अगर हाइट है तो हम में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे मेरा हाइट घटते जाएगा, और अगर हाइट घटेगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा। लेकिन एनर्जी तो संरक्षण होता है, पढ़े होंगे कि एनर्जी संरक्षण होता है, एनर्जी ना घटता है ना बढ़ता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी न किसी चीज़ में, किसी एनर्जी में तो परिवर्तन हो ही रहा होगा। तो ये जो h अगर घट रहा है, यहाँ से हाइट हम गिरा रहे ऊपर, तो हाइट घट रहा है, ऊंचाई घट रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, कोई ना कोई चीज़ बढ़ रहा होगा, तो क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि इसका देखिए जब गिराएंगे तो इसका वेग बढ़ते जाएगा, लास्ट पॉइंट तक आते आते इसका सबसे तेज़ वेग हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए गिरने से पहले लास्ट पॉइंट, तो इसका सबसे तेज़, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटते रहेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है कि गिरने के द्वारा इसका गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है,
ये कुछ नहीं है। इसका गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा इसको पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा वृद्धि कैसे होगी? जब हाइट घटेगा तो ये तो घटेगा, ये तो गलत हो गया। गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी कैसे आएगी? इसका वेलोसिटी बढ़ रहा तो कमी कैसे आएगी? गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे नहीं आएगी? गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी। पहला ऑप्शन देखिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से हमको नीचे की और ग्रेविटी टानती है, तो मेरा जो वेग होगा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। अब मान लीजिए कि ध्वनि जो होता है वो कौन सा तरंग होता है? ध्वनि जो होता है वह, एक सेकेंड, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलता है? जैसे स्प्रिंग में जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए स्प्रिंग का नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य स्थिति में है। अब मान लीजिए कि ज़्यादा घनत्व, तो मतलब जब स्प्रिंग को हम इधर से दबाएंगे, फोर्स देंगे, तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, दब जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा दब गया है तो इसको क्या बोलेंगे? संपीड़न। संपीड़न स्थिति में है ये। क्या, कौन सा स्थिति में है? संपीड़न में। और इसको जब हम फिर छोड़ दिए, नॉर्मल स्थिति में आ गया, तो इसको बोलते हैं विरलन स्थिति। विरलन स्थिति। तो बोल रहा उच्च घनत्व। घनत्व उच्च कब होता है? जब पार्टिकल एकदम सामने सामने हो, पार्टिकल एकदम सामने सामने हो तो उसको बोलते हैं उच्च घनत्व, ज़्यादा घनत्व होता है। तो देखिए इसमें पार्टिकल दूर दूर होगा और इसमें पार्टिकल पास पास होगा। तो जब उच्च घनत्व कब होगा? जब पार्टिकल पास पास हो। और पास पास जब कब होता है? संपीड़न की स्थिति में। कब होती है? संपीड़न की स्थिति में। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। देखिए मान लीजिए कोई तरंग है, जैसे हम अनुप्रस्थ तरंग बनाते हैं, ये तरंग है, ठीक है। तो इसका गर्त ये होता है, जो ऊंचा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और जो निचला भाग होता है इसको बोलते हैं गर्त। और ये जो मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम गहराई जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं आयाम। आयाम, ठीक है। और दो लगातार यहाँ से लेके, दो लगातार शीर्ष यहाँ से लेके, ये भी शीर्ष है। दो लगातार शीर्ष, ये नहीं कि एक तो शीर्ष ये ले लिए एक तो शीर्ष ये, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं। दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी को बोलते हैं लेमडा से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य सब चीज़ समझा दे रहे हैं। ये दो लगातार शीर्ष की बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। चाहे शीर्ष की दूरी दो लगातार हो, चाहे गर्त की दूरी यहाँ से यहाँ तक को भी हम लोग तरंग दैर्ध्य ही बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम ऊंचाई तक गई है या नीचे आई है इसको हम लोग बोलते हैं आयाम। तो अब देखिए हमसे पूछा गया एक तरंग के गर्त की गहराई को, गर्त मतलब ये गहराई को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। इसी को ना बोलते हैं, चाहे इसको गर्त की गहराई बोल दे या शीर्ष की ऊंचाई बोल दे, दोनों को आयाम ही बोलते हैं, ठीक है। आयाम बोलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वैसे 3-4 फार्मूला होता है, हम सभी लिखा दे, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो भी हम बता देते हैं। देखिए फार्मूला क्या क्या होता है। V = W/Q, एक ये फार्मूला होता है। एक होता है कि E = F/Q, ये होता है। एक होता है I = QT, Q/T नहीं Q/T, ये 3 फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमको दिया प्रश्न में क्या दिया गया है। जो दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 चीज़ दिया होगा, एक चीज़ नहीं दिया होगा, उससे निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ दे दिया है वोल्ट, V दे दिया है 12, जूल होता है का W का कार्य का, ये दे दिया है 60। और हमसे पूछ रहा है क्या? सर्किट में विद्युत आवेश होता है कूलम, Q से जिसको डिनोट करते हैं। अब देखिए इससे आपको पता चल जाए कि हमको कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाना सही रहेगा। देखिए V दिया है, W दिया है और Q हमसे पूछ रहा है, तो हम पहला ही जो फार्मूला लिखे हैं यही लगाना हमको सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमको E भी नहीं पता है, F भी नहीं पता है, यहाँ देखिए I भी नहीं पता है, T भी नहीं पता है। तो सबसे सूटेबल फार्मूला इस प्रश्न के लिए कौन सा है? V =
W/Q, V बराबर W/Q। तो ये दोनों फार्मूला को हम मिटा देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो ये फार्मूला मिटा दिए, ठीक है। तो देखिए अब V का मान है 12 बराबर W का मान है 60 और Q निकालना है। तो यहाँ से हम Q अगर निकालेंगे तो 12 से 5 बार में कट जाएगा, तो Q बराबर हो गया 5। और जो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, तो इसको C से लिखते हैं, तो 5 कूलम। तो हमारा ए आंसर सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही फार्मूला लगेगा इसमें भी, V बराबर W/Q। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि यहाँ भी हमको V दे दिया है, W दे दिया है 36 जूल, हमसे Q पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए V के जगह 12 रख दिए, W के जगह वर्ग के जगह 36 रख दिए, Q निकालना है तो 12 तिया 36, तो Q बराबर मेरा क्या आ गया? 3 आ गया। और जो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, तो 3 कूलम, C आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश के अनुपात से मिश्रण एक्वारिजिया कहलाता है। अब एक्वारिजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या मिलाना पड़ता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, और क्या मिलाना पड़ता है? HCl। लेकिन किस अनुपात में मिलाना पड़ता है ये हमसे पूछा गया। एक्वारिजिया बनाने के लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाना पड़ता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है ये है, सल्फ्यूरिक अम्ल, गलती हो गया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र ये होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र ये होता है। इसको किस अनुपात में मिलाएंगे जो एक्वारिजिया बन जाएगा? एक्वारिजिया का काम क्या होता है? सोना वोना को गलाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए इस पर 3 है और इस पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, इसका इस पे, इसका इसके। तो इसका जो 1 है इसको दे देंगे और इसका जो 3 है इसको दे देंगे। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल को लेंगे 1 अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेंगे 3 अनुपात में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा ही पूछ देता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताए, तब जब जैसे पूछेगा वैसे आंसर देना है। यहाँ हमसे पूछा गया है, पहले पूछा गया सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, बाद में पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो याद रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल को 1 अनुपात में लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 अनुपात में लेते हैं। जो पहले रहेगा उसका पहले लिख देंगे। तो यहाँ हमसे नाइट्रिक अम्ल का पूछा गया, तो नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में लेते हैं, तो पहले 1 और बाद में 3। अगर यहीं पे हमसे पूछ देता कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, तब 1 अनुपात 3 नहीं लिखते, तब 3 अनुपात 1 लिखते, ठीक है। समझ गए? इसीलिए देखिए ऑप्शन में पहले 3 अनुपात 1 दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, याद करके रखते हैं, रट के रखते हैं कि हाँ 3 अनुपात 1 होता है, 3 अनुपात 1 होता है, लेकिन वो देखता नहीं है कि पहले क्या बोला गया है। पहले नाइट्रिक अम्ल बोला गया है, तो नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात लिया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो 3 अनुपात लिया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। चलिए लिटमस विलियन डैश से क्रिया निष्कासित किया जाता है। अब लिटमस विलियन को किससे निकाला जाता है ये पूछा गया है। तो लिटमस विलियन, जो लिटमस पेपर होता है उसको किस चीज़ से बना, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लिटमस पेपर जो होता है जिससे पीएच का पता किया जाता है, उसको किस चीज़ से बनाया जाता है? तो लाइकेन से बनाते हैं, लाइकेन से, ठीक है, लाइकेन से बनाया जाता है। और लाइकेन क्या होता है? वह शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, ठीक है, शैवाल और कवक से मिलकर बनता है लाइकेन, और लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। अब लिटमस विलियन जो एक बैंगनी कलर का डाई है उसे किससे निकाला जाता है? तो काई से निकाला जाता है, एल्गी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एल्गी से निकाला जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा डैश को अलग करती है। अब पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है, ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल।
ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन होता है एक ऐसे करके होता है, तो यहाँ जो होता है धातु होता है, ये इसमें जो होता है अधातु होता है, ठीक है, अधातु होता है। और ये जो बीच का लाइन है, ये बीच के लाइन में जो होता है इसमें होता है उपधातु। उपधातु क्या होता है? उपधातु। समझ गए? इधर धातु उधर अधातु, बीच में उपधातु। और जिगजैग लाइन मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो देखिए टेढ़ी मेढ़ी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना। तो यही हमसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा जो होती है वो डैश को अलग किसको किसको अलग कर रही है। तो देखिए इधर धातु है और इधर अधातु है, तो किसको इसको अलग कर रही है? अधातु को धातु से, ठीक है, अधातु को धातु से अलग कर रही है, ठीक है। और बीच में जो होता है वो उपधातु होता है, ठीक है। उपधातु की कभी कभी संख्या पूछेगी तो उपधातु की संख्या होती है 7, ठीक है, और धातु की होती है 91 और अधातु की होती है 20। टोटल तत्व होता है 118। तो आप जोड़ के देख सकते हैं 97 और 7 हो गया 98, सॉरी 91 और 7 हो गया 98 और 20 118। धातु हो गया 91, अधातु हो गया 20 और उपधातु हो गया 7, ठीक है। धातु और अधातु को अलग करता है बीच वाली जिगजैग रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। अब सजीव जीवों का जो वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई जो होता है वो जाति होता है। क्या होता है? जाति, ठीक है। जब एनिमल किंगडम पढ़ा जाता है तब इसे पढ़ाया जाता है कि सजीव जीवों का वर्गीकरण में मूल इकाई क्या होता है? तो जाति होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। डिडोनम डैश का भाग है। अब जो डिडोनम है वो किसका भाग होता है? तो देखिए मान लीजिए कि ये मनुष्य का आहार नाल है, रफली डायग्राम बना रहे। ठीक है, रफली डायग्राम बना दिए हैं। तो देखिए ये जो होता है इसोफेगस है, ठीक है। ये जो होता है स्टमक है, स्टमक है। ये होती है छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत। और ये जो साइड में ऐसे देख रहे हैं घुरा हुआ, ये होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। अब हमसे पूछा गया ड्यूडेनम क्या है। तो ड्यूडेनम जो होता है, अब इसको हम सारा को मिटाते हैं, ठीक ना। ड्यूडेनम जो होता है ये स्टमक पे देखिएगा और छोटी आंत को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए पहले स्टमक को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए जो स्टमक में होता है उसका 3 भाग होता है। ये इसको बोलते हैं कार्डिक, शीशे कार्डिक, इसको बोलते हैं फंडिक, और ये जो बच गया इसको बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। अब यही स्टमक का पेट का जो पाइलोरिक वाला भाग है उसी के बाद आता है छोटी आंत जो कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक। और उसके बाद ये बड़ी आंत में ऐसे बन जाती है बड़ी आंत, ठीक है। तो जब छोटी आंत का ये जो भाग होता है उसका पहला वाला भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, 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 जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। उसका दूसरा वाला भाग जो होता है बीच वाला उसको बोलते हैं जेजनम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्याह्न। हिंदी नाम याद मत रखिएगा, जेजनम इंग्लिश याद रखिएगा, एग्जाम में जेजनम ही लिख देगा। जैसे यहाँ भी देखिए डिडनम को हिंदी में ग्रहणी नहीं लिखा है, डिडनम लिखा है। और तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं इलियम, इलियम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं शेषांत। हिंदी याद मत रखिएगा, डिडनम पहला भाग, दूसरा भाग जेजनम और तीसरा भाग इलियम, ठीक है।
तो हमसे पूछा गया ड्यूडेनम किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का भाग होता है। ये जो छोटी आंत है इसी का भाग है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। और ये भी पूछ लेता है कि स्टमक का कौन सा भाग छोटी आंत के ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। तो स्टमक का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है, देखिए ये कार्डिक है, ये फंडिक है और ये पाइलोरिक। तो पाइलोरिक ही तो जुड़ा हुआ है छोटी आंत से। कभी कभी उल्टा ही पूछ लेता है कि जो छोटी आंत का कौन सा भाग, जैसे ऐसे पूछ लेगा कि छोटी आंत का कौन सा भाग ये स्टमक से जुड़ा हुआ है, तो छोटी आंत का जो ड्यूडेनम वाला भाग है वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो दंत वल्क है, मतलब इनेमल जो है, दांत के ऊपर में जो इनेमल होता है हल्का पीला रंग का, इनेमल का कलर भी कभी पूछ लेता है। इनेमल का रंग जो होता है वो कभी हल्का पीला होता है, ठीक है। कभी किसी का जब दांत देखिएगा तो पूरा जो वाइट नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं कि हमारा दांत पीला है नहीं, हमारा दांत का जो रियल कलर होता है हल्का पीला ही होता है। किसी एकदम मिल्की वाइट नहीं हो सकता है दांत। हम अगर मिल्की वाइट है तो समझिए कि उसका इलियम जो है, इलियम बोल रहे, इनेमल जो है वह घिस चुका है। हमारा दांत का जो ओरिजिनल कलर होता है हल्का पीला ही होता है, क्योंकि इनेमल का ही कलर होता है हल्का पीला। तो हमारा दांत कैसे वाइट हो सकता है, ठीक है। अगर दांत वाइट है तो समझिए इनेमल घिस चुका है, ठीक है। तो हमारा जो दांत इनेमल होता है, दांत के ऊपर जो कवरिंग होता है इनेमल से, वो किस चीज़ का बना होता है, तो वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।